तो बच्चों यहाँ तक हो गया है। चलो एक बार और कर देते हैं। वेव ऑप्टिक्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैकेनिकल वेव हमने जो पिछले साल पढ़ा था उसमें एक पार्ट इंटरफेरेंस होता है, वो वहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो मैंने उसको होल्ड किया था क्योंकि इंटरफेरेंस मैकेनिकल वेव में भी पढ़ते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी पढ़ते हैं, दैट इज़ लाइट में भी पढ़ते हैं। तो जब हमें इंटरफेरेंस पढ़ना ही है तो हम क्यों ना दोनों जगह पढ़ के एक साथ ख़त्म करें। अब मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मेन डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ते हैं, जबकि मैकेनिकल वेव में डिस्प्लेसमेंट यानी पार्टिकल, मीडियम के पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट से के हेल्प से मैकेनिकल वेव पढ़ते हैं। यानी मैकेनिकल वेव की एनर्जी, प्रोपगेशन, जो भी हम पढ़ेंगे, जो भी चीज़ें पढ़ेंगे, वो सब डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में पढ़ते हैं, पार्टिकल, मीडियम के पार्टिकल के, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो जैसे यहाँ पे किसके फॉर्म में? डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ वेरिएशन पढ़ते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम के साथ वेरिएशन पढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में हमें 4 ब्रॉडर पार्ट कवर करना है। हाइगेन्स प्रिंसिपल, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ये 4 बड़े पार्ट हैं इस पूरे वेव ऑप्टिक्स के। यहाँ पे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन वेव की वो प्रॉपर्टी है जो प्रूफ करती है कि लाइट वेव नेचर शो करता है। लाइट ये तीनों प्रॉपर्टी शो करता है, ये प्रूफ करता है कि लाइट का वेव नेचर होता है। जबकि पोलराइजेशन साथ में एक और प्रॉपर्टी शो करता है वेव का, कि वेव जो यहाँ पे है, जिस वेव का पोलराइजेशन हो जा रहा है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं, ट्रांसवर्स। और लाइट वेव का पोलराइजेशन होता है। आगे पढ़ेंगे ये सब क्या होता है, लेकिन अभी याद कर लो, क्वेश्चन बनता है ये कि लाइट वेव पोलराइज होती है, मीन्स लाइट वेव ट्रांसवर्स नेचर की होती है। अब हमारा पहला टॉपिक है हाइगेन्स प्रिंसिपल। इसको समझने से पहले हमें वेव फ्रंट क्या होता है समझना पड़ेगा, और वेव फ्रंट को समझने से पहले फेज क्या होता है समझना पड़ेगा। तो फेज समझने के लिए एक हमारे कुछ चैप्टर में जो क्वेश्चन बनते हैं, जो थ्योरी होती है, उसमें फेज क्या होता है समझना, और एक ऑब्जर्वेशन में फेज क्या होता है वो समझना। ऑब्जर्वेशन मतलब हमें जो फील होता है। तो मैथमेटिकली फेज का मतलब होता है एंगल। मैथमेटिकली फेज का मतलब होता है एंगल, जबकि फिजिक्स में फेज का मतलब होता है पॉस्चर। तो दो वेव सेम फेज में होंगी अगर दोनों का पॉस्चर सेम है। इसको और ठीक से मैं समझाता हूँ। ये देखो, एक वेव ये है छोटे एम्पलीट्यूड की, और एक वेव ये है थोड़े बड़े एम्पलीट्यूड की। अगर छोटे एम्पलीट्यूड की वेव अपने मैक्सिमा पे है और बड़े एम्पलीट्यूड की वेव भी अपने मैक्सिमा पे है, तो हम कहेंगे कि दोनों सेम फेज में हैं। दोनों सेम फेज में तब होंगे जब वो अपनी लाइफ के, टोटल लाइफ स्पैन के उसी रेशियो में हैं। फिर से, टोटल लाइफ ये है और ये उसका इंटरवल है। ऐसी टोटल लाइफ ये है और ये इसका इंटरवल है। अगर ये इंटरवल ऑफ टोटल लाइफ और ये इंटरवल ऑफ टोटल लाइफ सेम है, टोटल लाइफ मतलब पूरे साइकिल का टाइम पीरियड सेम है, तो हम कहेंगे दोनों सेम फेज में है। दोनों सेम फेज में है यानी दोनों का बिहेवियर एक जैसा होगा। जैसे एक आदमी 100 साल जीता है, और मान लेते हैं कि कोई जानवर, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो 50 साल जीता है। तो एक आदमी 100 साल जीता है तो उसका 50वां साल, और एक दूसरा जानवर 50 साल जीता है उसका 25वां साल,
ये दोनों हम कहेंगे सेम फेज़ में हैं, दोनों के दोनों अपनी लाइफ के सेम फेज़ में हैं, ऐसा। तो फेज़ का मतलब यहाँ पे मैं समझता हूँ समझ में आ गया है कि टोटल टाइम के किस हिस्से में वो है। अगर टोटल टाइम के सेम फ्रैक्शन ऑफ हिस्से में है, सेम रेशियो में है, तो हम दोनों सेम फेज़ में कहेंगे। ये समझने की ज़रूरत है, थोड़ा मैंने समझता हूँ, समझ गया। और मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि ए साइन ओमेगा टी में ओमेगा टी एंगल है, तो इसको फेज़ कहेंगे। यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाई एंगल है, तो इसको फेज़ कहेंगे। यहाँ पे ओमेगा टी प्लस पाई एंगल है, तो इसको फेज़ कहेंगे। जबकि ए कॉज ओमेगा टी और ए साइन ओमेगा टी दो अलग अलग दिया हो और कंपेयर करना हो फेज़, तो तब तक कंपेयर नहीं कर सकते जब तक दोनों को सेम फंक्शन में ना लाए। जैसे ऊपर साइन है तो नीचे कॉस को भी साइन में ला के तब फिर उसके एंगल को देखना पड़ेगा। तो इसका फेज़ ओमेगा टी प्लस पाई है, तो इसका फेज़ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 होगा, क्योंकि साइन ओमेगा टी प्लस 90 कॉस ओमेगा टी होता है। तो सेम फंक्शन मिला के ही कंपेयर कर सकते हैं। अब साफ साफ दिख रहा है कि 1 और 2 का अगर डिफरेंस ऑफ फेज देखें तो फाई है, 1 और 3 का डिफरेंस ऑफ फेज देखें तो पाई है, 1 और 4 का डिफरेंस ऑफ फेज देखें तो पाई बाई 2 है, 3 और 4 का फेज डिफरेंस देखें तो पाई माइनस पाई बाई 2 दैट इज़ पाई बाई 2 है। इस तरह से दोनों के एंगल को माइनस करने पे जो आएगा वही फेज डिफरेंस है। तो मैं समझता हूँ सबको समझ में आ गया कि व्हाट इज़ फेज एंड व्हाट इज़ फेज डिफरेंस। नेक्स्ट है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट होता है कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट इन सेम फेज व्हेन डिस्टर्ब्ड बाय सेम सोर्स। देखो ये सोर्स है, मान लो अब ये सोर्स से चारों तरफ के पार्टिकल डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो अगर मान लो ये पार्टिकल इस तरह से इस फेज़ में डिस्टर्ब हो रहा है, या ये कहो कि यहाँ से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है वो इस तरह से क्रिएट हो रहा है, यहाँ से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है वो इस तरह से क्रिएट हो रहा है, और यहाँ से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है ऐसे ही और भी मान लेते हैं, ऐसे चारों तरफ देख लो। तो अगर मैं कहता हूँ ये पॉइंट देखो एक साइकिल के बाद ये पॉइंट एग्जैक्टली एक साइकिल के बाद ये पॉइंट एग्जैक्टली एक साइकिल ये कंप्लीट हुआ, एक साइकिल कंप्लीट हुआ, एक साइकिल कंप्लीट हुआ, जस्ट एक साइकिल के बाद है। तो क्या तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि ये इसका फेज़ 2 पाई है, इसका भी 2 पाई है, इसका भी 2 पाई, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट करेगा तो फेज़ कितना होगा 2 पाई, और तीनों का फेज़ अगर 2 पाई है तो ऐसे ही सारे पॉइंट जिनका फेज़ 2 पाई है अगर सबको हम कंटिन्यूअस सरफेस से जोड़ दें, यहाँ तो सर्किल बन रहा है लेकिन 3D में देखोगे तो ये स्फीयर बनेगा, कंटिन्यूअस सरफेस से जोड़ दे तो उस सरफेस को हम कहेंगे वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट है सारे ऐसे पॉइंट का कंटिन्यूअस लोकस, या सबको मिलाने से जो सरफेस बना वो है जो सेम फेज में है व्हेन डिस्टर्ब्ड बाय सेम सोर्स। एक ही सोर्स से डिस्टर्ब होने के बाद सारे पॉइंट्स को आपस में अगर हम जोड़ दें तो जो सरफेस बनेगा दैट सरफेस इज कॉल्ड वेव फ्रंट। ये हो गया तुम्हारा डेफिनेशन याद करने के लिए। अब बात आती है कि ये डिस्टर्बेंस आगे प्रोपगेट कैसे होता है। तो ज़रा देखना, पॉइंट सोर्स है तो नेचुरल है डिस्टर्बेंस चारों तरफ प्रोपगेट होगा, ऐसे 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 चारों तरफ, हर तरफ, चारों तरफ मतलब 3D में। अगर लाइन सोर्स है बच्चों तो डिस्टर्बेंस ऐसे प्रोपगेट होगा, लाइन में, ऐसे में, एक प्लेन में प्रोपगेट होगा, इस प्लेन में प्रोपगेट होगा, एक पॉइंट के कारण इस प्लेन में प्रोपगेट होगा, दूसरे पॉइंट के कारण इस तरह से। क्यों? मान लो अदरवाइज ये कहता है कि मैं 3D में प्रोपगेट करूँगा, तो इसके जस्ट नीचे वाला भी तो कहेगा कि मैं 3D में प्रोपगेट करूँगा, और अगर दोनों में 3D में प्रोपगेट करेंगे तो एक कहेगा मैं इधर भेजूँगा, दूसरा कहेगा यहाँ इधर भेजूँगा, दोनों आपस में लड़ेंगे, और ऐसा हो नहीं सकता। नेचर में कोई भी प्रोसेस वही होता है जिसमें एनर्जी का मिनिमम लॉस हो, सही है? नेचर में वही प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी का लॉस मिनिमम हो, ठीक है? यानी मिनिमम एनर्जी खर्च हो, ऐसे रास्ते पे ही चलता है। तो ये मान के चलो कि वैसे सुपर पोजिशन होता है इन सब का, लेकिन तुम मान के चलो कि ये वही करेंगे कि ठीक है भाई हम लड़ेंगे नहीं, ये मेरा रीज़न, ये तुम्हारा रीज़न, ना तुम मेरी तरफ आओ ना मैं तुम्हारी तरफ जाऊंगा, ऐसी बात होगी। तो सब के सब अपने प्लेन में केवल एक तरह से कह सकते हो कि डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे अपने प्लेन में, इफेक्टिव डिस्टर्बेंस यही होगा। तो इसका मतलब ये है कि हम समझ सकते हैं कि एक जो है डिस्टर्बेंस दूसरे की तरफ नहीं भेजेगा, दूसरा डिस्टर्बेंस पहले की तरफ नहीं भेजेगा, ये सीधी सी बात है। तो अगर एक पॉइंट सोर्स लें तो स्फेरिकल डिस्टर्बेंस होगा,
जबकि लाइन सोर्स ले तो हर लाइन सोर्स के हर पॉइंट के कारण एक प्लेन में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, ऐसा। तो ये वही बताना चाहता हूँ कि एक प्लेन में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, हर पॉइंट के कारण एक प्लेन में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, एक प्लेन में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, एक प्लेन में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, सब एक प्लेन में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। नेक्स्ट है टाइप ऑफ वेव फ्रंट। बच्चों, एक पॉइंट सोर्स से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा वो 3D में चारों तरफ जाएगा और सारे आइडेंटिकल फेज के पॉइंट को मिलाने से हमें एक स्फीयर मिलेगा, मतलब ये स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। ऐसी एक लाइन सोर्स से मैंने अभी बताया कि हर पॉइंट एक प्लेन में ऐसे डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, ऐसे दूसरा भी एक प्लेन में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा और सारे ऐसे आइडेंटिकल फेज वाले पॉइंट को मिला दोगे तो एक सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। सिलिंड्रिकल समझने की कोशिश करो, यहाँ पे सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। ऐसे ही अगर एक सरफेस की बात कर लें, सरफेस, तो भाई हर पॉइंट एकदम सीधा ही डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जैसे ही वो थोड़ा मुड़ेगा दूसरा वाला वहाँ से अपना वेव फ्रंट भेज रहा है और ये उसके टेरिटरी में घुसेगा। और अभी मैंने क्या बोला, ये लड़ाई झगड़ा नहीं करते, तो जब जैसे ये मुड़ेगा उसके टेरिटरी में भेजने लगेगा तो वो भी तो इसके टेरिटरी में भेजने लगेगा, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। लड़ाई झगड़ा नहीं होना है इसमें, तो सब के सब एकदम स्ट्रेट सरफेस के परपेंडिकुलर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, भेजेंगे। और जब हम सभी ऐसे सेम फेज वाले पॉइंट को जोड़ देंगे तो यहाँ पे एक प्लेन वेव फ्रंट बनेगा, मतलब पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट, लाइन सोर्स से सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट और प्लेन सोर्स से प्लेन वेव फ्रंट बनता है। तो अभी तक कुल मिला के हमने क्या क्या सीख लिया? व्हाट इज़ फेज एंड फेज डिफरेंस, वेव फ्रंट, टाइप ऑफ वेव फ्रंट, और ये क्यों ऐसा बनता है, यानी ये सब जो मैंने अभी बताया कि कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, ये सब होता क्यों है, ऐसा वेव फ्रंट क्यों बनता है, वो हमने इतना पढ़ लिया। अब बात आती है हाइगेन्स प्रिंसिपल की। हाइगेन्स प्रिंसिपल कहता है एवरी पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट, पहला दो पार्ट में बटा हुआ है, हाइगेन्स प्रिंसिपल दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट कहता है कि एवरी पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट विल एक्ट एज ए न्यू सोर्स ऑफ लाइट। एवरी पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट विल एक्ट एज ए न्यू सोर्स ऑफ लाइट called wavelets, and these wavelets will propagate disturbance in all direction, जैसा कि पेरेंट सोर्स कर रहा था, एज दैट बाई पेरेंट सोर्स। यानी जो पेरेंट सोर्स था वहाँ से जहाँ से ये डिस्टर्बेंस क्रिएट होकर वेव फ्रंट बना था, उस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक नए सोर्स की तरह काम करेगा और ये वैसे ही डिस्टर्बेंस चारों तरफ फैलाएगा, क्रिएट करेगा, जैसा कि किसमें हो रहा था, जैसा कि पेरेंट सोर्स कर रहा था। तो every point of wavefront will act as a new source of light and will propagate disturbance in all direction as that by parent source। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो हाइगेन्स प्रिंसिपल का है वो बताता है, अच्छा इसको थोड़ा समझाने के लिए मैं अब बता दूं आपको। यहाँ पे आपने एक सुना होगा, राक्षस होता था हमारे कहानियों में, रक्त बीज। रक्त बीज के बारे में क्या फेमस था कि अगर कोई उसको मारने जाए और अगर मार दे और उसके खून के छींटे जो हैं बिखर जाएं, तो हर खून का छींटा एक नया राक्षस की तरह जन्म ले लेता था, उसको रक्त बीज कहते थे। तो यहाँ से ये आपको एक कनेक्ट करेगा, याद दिलाएगा कि एक सोर्स से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा उसको आपस में मिलाने से जो वेव फ्रंट बना, वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक नए सोर्स की तरह काम करेगा और डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा वैसे ही जैसा कि पेरेंट सोर्स कर रहा था। दूसरा है न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट, यानी हाइगेन्स के हिसाब से अगर वेव फ्रंट की नई पोजीशन जाननी है तो हम क्या करें। तो इसको देखो, इस सोर्स से डिस्टर्ब होने के बाद मान लो किसी टाइम पे यहाँ पे पहुँचा डिस्टर्बेंस यानी वेव फ्रंट, ये है हमारा सेम फेज में सारे पॉइंट। तो ये कहता है वेव फ्रंट की नई पोजीशन जानने के लिए वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट पे, ये ए है, ये बी है, ये सी है,
इस तरह से हर एक पॉइंट पे हम इक्वल रेडियस का अगर स्फीयर खींचें, इक्वल रेडियस का क्या खींचें, स्फीयर, और उसको बाहर से कंटिन्यूअस सरफेस से कनेक्ट कर दें, जोड़ दें कंटिन्यूअस सरफेस से, तो ये जो नया सरफेस आएगा ना, कनेक्ट करने से, बाहर से कनेक्ट करने से, टेंजेंशियली कनेक्ट करने से जो नया सरफेस आएगा वो सरफेस ही क्या कहलाता है, वेव फ्रंट। वो सरफेस ही क्या कहलाता है, न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट, यानी वेव फ्रंट की नई पोजीशन कहलाती है। फिर से एग्जाम्पल के लिए मान लो किसी टाइम टी पे, ये देखो वेव फ्रंट यहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे वेव फ्रंट है, इससे डिस्टर्ब होने के बाद वेव फ्रंट यहाँ पे है। अब यहाँ पे जो वेव फ्रंट है उसका हर एक पॉइंट एक नए सोर्स की तरह काम करेगा, जिसको वेवलेट्स कहते हैं। अब इस समय ये एग्जैक्टली टी टाइम पे ये सब के सब नए सोर्स की तरह काम करने लगे, और थोड़ी देर बाद नए सोर्स की तरह काम करते हुए उन्होंने अपना डिस्टर्बेंस ये देखो क्रिएट किया और यहाँ पहुँचा दिया। सब के सब नेचुरल है, इक्वल डिस्टेंस पे पहुँचाएंगे क्योंकि सभी एक ही मीडियम में और उनकी वेलोसिटी प्रोपगेशन की सेम है। सब यहाँ पहुँच गए, तो सारा जो डिस्टर्बेंस है सबका इक्वल डिस्टेंस तक पहुँच गया, यानी ये स्फीयर बन गए अलग अलग, एक स्फीयर, दो स्फीयर, तीन स्फीयर, चार स्फीयर, ए सेंटर, बी सेंटर, सी सेंटर, डी सेंटर, इस तरह से स्फीयर बन गया। अब स्फीयर को बाहर से कंटिन्यूअस सरफेस से अगर मैं जोड़ दूं, तो उससे, उस कंटिन्यूअस सरफेस से जोड़ने पे ये जो कंटिन्यूअस सरफेस बनेगी ना, उसको जो ऐसा मतलब फिर से सुनो, एक कंटिन्यूअस सरफेस से इसको टेंजेंशियली बाहर से जोड़ दो, ऐसा सरफेस ही वेव फ्रंट की न्यू पोजीशन होगी। कहने का मतलब ये जो पोजीशन 1 है ये वेव फ्रंट, उसी की पोजीशन अब ये 2 हो गई। ये है सारा खेल। फिर से सुनो बच्चों, फिर से सुनो, पहले एक सोर्स है, उससे ये वेव फ्रंट बनी। वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक नए सोर्स की तरह काम करेगा और हर डायरेक्शन में डिस्टर्बेंस प्रोपेगेट करेगा। स्मॉल टी टाइम के बाद, ये देखो स्मॉल टी टाइम के बाद अगर मैं देखूं तो हर सोर्स से जो डिस्टर्बेंस आगे बढ़ा, ये देखो हर सोर्स से जो डिस्टेंस आगे बढ़ा वो वीटी डिस्टेंस तक पहुंच गया। यहाँ पे वीटी, यहाँ पे वीटी, सब वीटी डिस्टेंस तक पहुंच गए सब के सब, वो जो डिस्टर्बेंस थे। यानी ए से डिस्टर्ब होने के बाद जो नया वेव फ्रंट बन रहा है वो ये है, बी से डिस्टर्ब होने के बाद नया वेव फ्रंट जो बन रहा है वो ये है। ऐसे ही सी से और डी से डिस्टर्ब होने के बाद नया वेव फ्रंट हमें मिल गया, स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब ये स्फेरिकल जो वेव फ्रंट है उसको बाहर से अगर कंटिन्यूअस लोकस से तुम जोड़ दोगे, यानी कंटिन्यूअस सरफेस ऐसे टच करा दोगे, तो यही हमारा न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट होगा। यानी ये जो वेव फ्रंट 1 था वो अब 2 पे चला गया। यही हमारा हाइगेंस का सेकंड प्रिंसिपल है, यानी सेकंड स्टेटमेंट है। फिर से एक बार और, फॉर न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट हमें करना है क्या है, ड्रॉ स्फीयर ऑफ रेडियस वीटी। वीटी मतलब वी वेलोसिटी से चल रहा है और टी टाइम तक चला, तो वीटी रेडियस तक पहुंचा होगा डिस्टर्बेंस। जबकि सेंटर कहाँ रखना चाहिए उस स्फीयर का, एट वेव फ्रंट। यानी वेव फ्रंट पे सेंटर रख के वीटी डिस्टेंस का रेडियस लेके अगर मैं इक्वल रेडियस वीटी रेडियस का स्फीयर खींचूं और उसको कंटिन्यूअस सरफेस टचिंग दीज स्फीयर्स फ्रॉम आउटसाइड, मतलब एक कंटिन्यूअस सरफेस से जोड़ दूं, तो ये जो नया सरफेस होगा वही वेव फ्रंट की न्यू पोजीशन होगी। ये हो गया तुम्हारा हाइगेंस प्रिंसिपल। अब हाइगेंस प्रिंसिपल के बेसिस पे कुछ एक्सप्लेनेशन। ये देखो बच्चों, जैसे ये है हमारा लेंस, ये देखो ये हमारा लेंस है और लेंस डेंसर मीडियम में है, डेंसर मीडियम का है, यानी ये एयर है और ये डेंसर मीडियम है लेंस। तो बच्चों ये देखो लाइट यहाँ पे आई आई आई, यहाँ तक ये लाइट साथ आई, एक साथ आई, वहाँ तक लाइट से एक साथ आई। उसके बाद ये देखो ए जो पॉइंट है, ये जो ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट इस जगह पे ऐसे मीडियम में घुस गया जिसकी वेलोसिटी कम है, जिसमें वेलोसिटी लाइट की कम है, डेंसर मीडियम में घुस गया। जबकि यहाँ पे ये जो सोर्स है वो अभी भी कहाँ पे है, रेयर मीडियम में है, तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी।
तो यहाँ पे जो सेकेंडरी वेवलेट के कारण स्फीयर बनेगा वो बड़े रेडियस का बनेगा, ध्यान से, बड़े रेडियस का बनेगा, जबकि यहाँ पे ये कम रेडियस का बनेगा। और ऐसे में अगर तुम, ध्यान से सुनना, अगर तुम इन स्फीयर्स को बाहर की तरफ जोड़ोगे, अगर तुम इन स्फीयर्स को कैसे जोड़ोगे, बाहर की तरफ से जोड़ोगे, ये देखो, ये देखो, इन स्फीयर्स को ये देखो बाहर की तरफ से जोड़ दिया, ये देखो, ऐसे इधर और ऐसे इधर, तो हमें कुछ सरफेस मिल रहा है। ऐसे थोड़ी देर में ये पीछे ही रहेगा, बीच वाला पार्ट तो पीछे रहेगा क्योंकि स्पीड कम है, और ये आगे भागता जाएगा क्योंकि स्पीड ज़्यादा है। और ये तब तक होगा जब तक कि ये लाइट निकल के सबके सब एयर में ना आ जाए। यानी जब ये एयर में आ जाएगा तो ये सिचुएशन कुछ बन जाएगी, और जब ये सिचुएशन बन जाएगी तो साफ साफ दिख रहा है कि हमें दिख रहा है कि ये स्फेरिकल वेव फ्रंट हो जाएगा बच्चों। और अगर ये स्फेरिकल वेव फ्रंट हो जाएगा तो लाइट वेव फ्रंट के क्या होती है, परपेंडिकुलर प्रोपगेट करती है। तो इसका मतलब इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये है, ये है और ये है। साफ साफ दिख रहा है कि कन्वर्जिंग रे की तरफ बन रही है। यानी कन्वर्जिंग, ये जो लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, डेंसर मीडियम का कॉन्वेक्स लेंस अगर रेयर मीडियम में रखा हो तो ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करता है। कारण हमने हाइगेंस प्रिंसिपल से एक्सप्लेन किया है। ऐसे यहाँ पे देखना, ये डाइवर्जिंग लेंस है, देख लो, ये डाइवर्जिंग लेंस ये दिख रहा है, या कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव बोलते हैं इसको, बोल रहे हैं इसको। अब सुनना, यहाँ तक सब साथ है, लेकिन ये वाला एयर में है स्फीयर, जबकि ये वाला जस्ट पहुँच गया किसमें, डेंसर में। और जब डेंसर में पहुँच गया तो ये छोटा बनेगा क्योंकि वेलोसिटी कम है, और रेयर में है तो ये बड़ा बनेगा। तो अब ऐसे ही बीच में भी सब बनेंगे, सबको आपस में कनेक्ट कर दोगे ना बच्चों, किससे, एक कंटिन्यूअस सरफेस से। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे ये जो कंटिन्यूअस सरफेस है वो ऐसा हो जाएगा, इधर की तरफ स्फीयर। और जब इसके परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे तो आपको डाइवर्जिंग लाइट दिखेगी, डाइवर्जिंग। पता नहीं कितना समझा पा रहा हूँ। तो फिर से सुनना, ये हमारा कॉनकेव लेंस है, रे यहाँ तक साथ आई, ये जो बीच में रे है ये तेज चलेगी, बड़ा स्फीयर बनाएगी, जबकि ये जो किनारे रे है वो डेंसर मीडियम में घुस गई तो यहाँ पे छोटा स्फीयर बनाएगी। तो ये इसको बाहर से टच करते हैं ना न्यू पोजीशन जानने के लिए, तो बाहर से जब तुम टच करोगे ना तो तुम देखोगे कि बीच में दूर तक और किनारे किनारे पास ऐसा स्फीयर बनाता हुआ एक क्या आएगा, सरफेस बनेगा। और थोड़ी देर बाद देखोगे तो ये और थोड़ा स्फीयर बनता हुआ नज़र आएगा, और जब ये जस्ट निकल जाएगा तो और बड़ा ऐसे स्फीयर बनता हुआ नज़र आएगा। और स्फीयर के परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे तो तुम क्या देखोगे कि डाइवर्जिंग रे मिलती हुई दिख रही है। मतलब पैरेलल आने वाली रे, यहाँ से पैरेलल आने वाली रे आगे जाके डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। यही काम सेम तुम लेंस में, प्रिज्म में कर सकते हो। ये रे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डेंसर मीडियम बिताता है इसलिए स्लो हो गया, ये रे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किस में बिताता है, रेयर मीडियम में, इसलिए वो फास्ट है। और जो फास्ट है वो ज़्यादा दूर चलेगा, ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तेज़ होगा, तो तेज़ होगा तो ये डिस्टेंस ज़्यादा चलेगा, जबकि ये धीरे है तो कम चलेगा। और तेज़ हमेशा धीरे की तरफ मुड़ जाता है बच्चों, तेज़ हमेशा धीरे की तरफ मुड़ जाता है, ये पक्का याद कर लेना, काम ख़त्म। ये IIT 24 का क्वेश्चन है बच्चों, मैं फिर से कल समझा दूंगा, अभी के लिए छोड़ रहा हूँ। और ये आराम से, ये उल्टा है, पानी के मीडियम में एयर का लेंस, ऊपर क्या था, लेंस डेंसर था और बाहर एयर रेयर थी, जबकि यहाँ पे क्या है, लेंस रेयर है और पानी डेंसर है। तो जो यहाँ पे धीरे चल रहा है इस क्वेश्चन में, वो यहाँ पे क्या चलने लगेगा, तेज, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम किसमें बता रहा है, एयर में। और जो तेज चल रहा था वो धीरे चलने लगेगा। नेचुरल है, नेचर बदल जाएगा। यानी वाटर के अंदर रेयर मीडियम का लेंस रखोगे
तो जो कन्वर्जिंग है वो डाइवर्जिंग, और जो डाइवर्जिंग है वो कन्वर्जिंग की तरफ बनने लगेगा। ये है सारा खेल। आज के लिए इतना ही। ये भी वैसे ही ये भी एक्सप्लेन कर सकते हो।